नमस्कार दोस्तों, एग्जामपुर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं हेट स्पीच टॉपिक पर। आप सभी लोगों ने टाइम एंड अगेन बहुत सारे आर्टिकल्स देखे होंगे, कभी किसी पे केस रजिस्टर हो रहा है हेट स्पीच से रिलेटेड। तो आज हम बात करेंगे बीजेपी एमपी तेजस्वी सूर्य के बारे में, जिन्होंने हाल ही में एक ऐसी कंट्रोवर्शियल स्पीच दी है जिसके चलते काफी ये कंट्रोवर्सी में घिरे रहे और साथ ही में जिसके चलते इन्होंने अपने रिमार्क्स वापस लिए हैं। तो बात करेंगे इस पूरी स्पीच के बारे में, साथ ही में इंडिया में हेट स्पीच से रिलेटेड कौन कौन से लॉज हैं उनको भी हम डिटेल में समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक एमसीक्यू देखते हैं। आपको बताना है इन तीनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला, सेक्शन 153A ऑफ आईपीसी डील्स विद हेट स्पीच। दूसरा, सेक्शन 8 सब सेक्शन 1 एंड क्लॉज ए ऑफ द आरपीए 1951, जिसे हमने हाल ही में डिस्कस किया है, वो डिस्क्वालीफाई करता है एक इंसान को इलेक्शन लड़ने के लिए अगर उसके ऊपर केस वो कन्विक्ट हो गया है अंडर सेक्शन 153A। याद रखिएगा, इट्स ओनली अबाउट कन्विक्शन। सिर्फ केस रजिस्टर होने से कुछ नहीं होता, आपको सजा सुनाई जानी चाहिए। तीसरा है आर्टिकल 19 क्लॉज 2 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये अलाउ करता है सरकार को कि वो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस को इंपोज कर सकती है ऑन फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ए बी सी डी क्या हमारा यहां पर सही जवाब है? आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। वीडियो के एंड में इसका आंसर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। चलिए सबसे पहले देखेंगे कि न्यूज क्या है। देखिए, हिंदू रिवाइवल इन भारत कर्नाटका ओडीबी, जहां पर आता है आपका श्री कृष्ण मठ, वहां पर इस टॉपिक पर श्री तेजस्वी सूर्य ने, ये आपके जो बीजेपी एमपी हैं, इन्होंने अपनी एक स्पीच दी और उस स्पीच में इन्होंने कहा कि हमें जो लोग सारे हिंदू धर्म को छोड़ के कन्वर्ट हो गए दूसरे धर्म में, उन सबको वापस लाना पड़ेगा और रिकन्वर्ट करना पड़ेगा हिंदुइज्म में। साथ ही में मठ और टेंपल को सालाना टारगेट सेट करने चाहिए कि हम कितने लोगों को हिंदू धर्म में वापस यहां पर लेकर आने वाले हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है ये बात समझना कि ये कमेंट जो बना दिया गया है इनके द्वारा, ये किस कंटेक्स्ट में दिया है। आप सभी लोग जानते हैं कि अभी रिसेंटली कर्नाटका राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन बिल पारित हुआ है। उसी के ठीक 2 दिन बाद इन्होंने ये कमेंट दिया है। और वो जो कर्नाटका राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन बिल है, जिसे हम जनरली एंटी कन्वर्जन बिल कहते हैं, राइट, वो बहुत कंट्रोवर्शियल बिल है और काफी कंट्रोवर्सीज के बाद वो कर्नाटक असेंबली में यहां पर पास हुआ था, जिसका मेन उद्देश्य जो आपके ऑपोजिशन पार्टीज थी उनका कहना था कि आप माइनॉरिटीज को टारगेट कर रहे हैं और स्ट्रिक्ट पनिशमेंट दे रहे हैं इस नए लॉ के अंतर्गत। आपको एक्सप्लेन करूंगा कि कर्नाटका बिल जो है या एंटी कन्वर्जन बिल जो है, इसमें क्या मेजर इशू है। साथ ही में ये जो स्पीच दी थी तेजस्वी सूर्य ने, इसके बाद, इस कंट्रोवर्सी के बाद, इन्हें अपने जो कमेंट्स हैं उनको रिमार्क्स को वापस लेना पड़ा। इन्होंने ट्वीट करके बताया कि मैं अपने कमेंट्स वापस लेता हूं क्योंकि इसने एक अनअवॉइडेबल कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दी है। साथ ही में समझेंगे कि व्हाट इज कर्नाटकाज एंटी कन्वर्जन बिल। देखिए, अलग अलग स्टेट के खुद के एंटी कन्वर्जन बिल हैं जो कन्वर्जन को रोकते हैं। एक धर्म से दूसरे धर्म में जो धर्मांतरण किया जाता है उसको रोकने की यहाँ कोशिश की जाती है, जिसमें मेजरली अगर मैं बात करूं तो कुछ मेन चीजें जिस तरीके से आप कन्वर्ट करते हैं उसको अपोज किया जाता है। जैसे क्या होता है, आपका मिस रिप्रेजेंटेशन हो गया, फोर्स हो गया, अनड्यू इन्फ्लुएंस हो गया, कोर्जन है, ठीक है, दड़ा धमका के, अल्योरमेंट कुछ लालच लोभ देके, या कोई भी धोखाधड़ी के माध्यम से, या बाय मैरिज। यहां पर एक ऐसा प्रोविजन जोड़ा गया है बाय मैरिज जिसको लेके बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी यहां पर देखने को मिलती है। It however provides an exemption in the case a person who reconverts to his immediate previous religion। यहां पर एक एक्सेप्शन दिया है। अगर मान लीजिए आप आप मतलब मुस्लिम धर्म में कन्वर्ट हो गए हिंदू से, या आप मुस्लिम से हिंदू में कन्वर्ट हो गए, तो अगर आप वापस जाना चाहते हैं अपने ओरिजिनल धर्म में तो यहां पर आपको सजा नहीं सुनाई जाएगी। देखिए, जनरली जब भी ऐसे बिल्स आते हैं तो इसको एज अ राइट विंग बिल समझा जाता है और ऐसा समझा जाता है कि सिर्फ हिंदुइज्म के लिए ही है कि जो हिंदू लोग हैं मुस्लिम में कन्वर्ट हो रहे हैं उन सबको यहां पर वापस लाने के लिए कर रहे हैं कि अगर मुस्लिम से कोई हिंदू में वापस आ रहा है तो उसको कोई सजा नहीं सुनाई जाएगी। वो एग्जेम्पशन है इस बिल में। अरे आप ये भी तो देखिए कि ये सारे धर्म की बात कर रहा है। अगर कोई व्यक्ति हिंदुइज्म में कन्वर्ट हो गया है मुस्लिम धर्म से, अगर वो भी मुस्लिम धर्म में वापस जाएगा तो वो भी यहां पर एग्जेम्पशन में रहेगा। क्यों हमारी सोच ऐसी बन जाती है कि नहीं, ये सिर्फ राइट विंग ग्रुप का ही काम है। ठीक है, बिल को आप उसी तरीके समझिए और उन्हीं प्रोविजंस को उसको अपोज कीजिए जो आपको लग रहे हैं कि ये फॉल्टी है और ये गलत इंटेंशन से डाले गए हैं। जैसे यहां पर हम बात करें बाय मैरिज।
बाय मैरिज एक ऐसा प्रोविजन है जिसमें जब शादी कोई करता है, ठीक है, आपने सोचा कि ये कोई इंसान कन्वर्ट करता है, धोखाधड़ी से कन्वर्ट कराता है, तो वो तो आपका फ्रॉडलेंट मीन में आ गया, अनड्यू इन्फ्लुएंस हो गया। तो आप बाय मैरिज डाल रहे हैं तो ये सारे उन रिश्तों को स्टेक पे लाता है जिस इंसान ने इंटरफेथ मैरिज की है, अपने धर्म के विरुद्ध जाके किसी से शादी की है, तो वो भी सारे सारे जो शादी होंगी वो भी बेसिकली इलीगल हो जाएंगी और उन सबको भी यहाँ पर सजा सुनाई जा सकेगी। और कौन ये गारंटी देगा कि आप किस तरीके से ये प्रूव करेंगे कि मैंने ये शादी किस धर्म की वजह से की है और मैं ये धर्म कन्वर्ट करूंगा या नहीं। सुप्रीम कोर्ट का इस पे मानना है कि पहले से ही इंटेंशन बताना कि मैं फ्यूचर में कन्वर्ट करूंगा या नहीं, कौन से धर्म में जा रहा हूं या मैं कौन सा धर्म फॉलो करूंगा, ये आपकी जो राइट टू सिक्रेसी है और अपना रिलीजन को जो उसको सीक्रेट रखने की आपके पास राइट है, उसको ये वायलेट करता है। समझ में आया? चलिए, साथ ही में ये बिल की अगर हम बात करें तो ये सजा के तौर पे 5 लाख का कंपेंसेशन देता है। मान लीजिए अगर मैंने आपको इन्फ्लुएंस किया और आपको अपने धर्म में कन्वर्ट करा लिया, तो मुझे आपको 5 लाख रुपए देने पड़ेंगे क्योंकि आप विक्टिम है और मैंने आपको कन्वर्ट किया है। और अगर वापस मैं ऐसी हरकत करता हूं तो ये पनिशमेंट क्या हो जाएगी? डबल हो जाएगी। मैरिजेस कंडक्टेड विद द इंटेंशन ऑफ कन्वर्जन कैन बी डिक्लेयर्ड नल एंड वॉइड। अरे भाई, आप कन्वर्जन का जो इंटेंशन है कि इसे इंटेंशन ऑफ कन्वर्जन के तौर पे किया गया है, आप ये कैसे डिसाइड करेंगे? आपने तो इसको इतना ओपन, इतना वेग छोड़ दिया कि कोई भी कुछ भी इंटरप्रेट करेगा। 4 लोग आके खड़े हो जाएंगे, 2 लवर्स जो एक दूसरे से प्यार करते हैं और शादी करना चाहते हैं, आप बोलेंगे नहीं इसने धोखे से इसको कन्वर्ट किया है, उसको सजा सुनाएंगे। तो ये बहुत ही वेग है, आपको इसको सही करने की यहां पर जरूरत है। द ऑफेंस ऑफ कन्वर्जन हैज बीन डीम्ड टू बी अ कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस है, आपको बेल तक नहीं मिल पाएगी, एंड कैन बी ट्राइड इन अ मजिस्ट्रेट कोर्ट अंडर द प्रपोज्ड लॉ। साथ ही में बात करें तो आप सभी लोगों ने हरिद्वार का केस सुना होगा जिसमें एंटी मुस्लिम हेट स्पीच को लेके आपके यति नरसिंहानंद काफी न्यूज में बने रहे थे। इन्होंने यहां पर कहा था कि हमें माइनॉरिटीज को मारने की जरूरत है, स्पेशली मुस्लिम जो कि हमारे धर्म को खतरा प्रोवाइड कर रहे हैं, यानी हिंदू खतरे में है, इन्होंने ये यहां पर कहा है। साथ ही में इन्होंने कहा कि डू और डाई सिचुएशन है, अब कोई और तरीका नहीं है, कोई सॉल्यूशन नहीं बचा है, हमें एक सफाई अभियान कैरी करना पड़ेगा जिसमें हम सभी माइनॉरिटीज को मारेंगे, आप सभी लोग हथियार उठा लीजिए। इन्होंने तो एक नेक्स्ट लेवल ही पार कर दिया हेट स्पीच का। इनका नाम था यति नरसिंहानंद, राइट। चलिए आगे बात करें। बहुत सारे आप लोगों ने ऐसे लीडर्स भी देखे होंगे, हिंदू लीडर्स, जिन्हें अरेस्ट किया गया है अंडर सेक्शन 153A ऑफ द आईपीसी। सेक्शन 153 आईपीसी डील करता है कि अगर आप कोई भी डिसहार्मनी क्रिएट करने की कोशिश करते हैं या कोई भी एनिमिटी बढ़ाते हैं या किसी भी रिलीजन धर्म की फीलिंग्स को आप हर्ट करते हैं, तो आपको यहां पर सजा हो सकती है 3 साल की, या और फाइन भी यहां पर हो सकता है। अगर ये सेम ऑफेंस अगर आपने प्लेस ऑफ वर्शिप यानी मंदिर मस्जिद कहीं पर किया है, तो आपकी ये सजा 5 साल तक और फाइन हो सकता है। फाइन और सजा दोनों साथ में भी सुनाई यहां पर जा सकती है अंडर सेक्शन 153A ऑफ द आईपीसी। और हेट स्पीच लॉस की अगर मैं बात करूं तो सेक्शन 153B आपको पनिश करता है अगर आप नेशनल इंटीग्रेशन, जो आपकी देश में एकता है, उसको तोड़ने की अगर आप कोशिश करते हैं, तो आपको 3 साल की सजा और फाइन या फिर दोनों सुनाए यहां पर जा सकते हैं। सेक्शन 295A की अगर हम बात करें तो अगर आपका इंटेंशन है कि आप आउटरीच फैलाना चाहते हैं, किसी धर्म की रिलीजियस फीलिंग, किसी सेक्शन ऑफ पीपल की रिलीजियस फीलिंग को आप हर्ट करना चाहते हैं, ईदर बाय रिटन मेथड से, स्पोकन हो या कोई भी विजिबल रिप्रेजेंटेशन, या किसी भी धर्म को आप इंसल्ट करते हैं, तो भी आपको 3 साल की सजा और फाइन दोनों हो सकते हैं। अब बात करेंगे सेक्शन 505 की, जो कि पब्लिकेशन और सर्कुलेशन ऐसे कंटेंट का जो कि हेट्रेड फैलाता है एक सोसाइटी के बीच में, उसे भी हम ऑफेंस यहां पर मानते हैं। तो याद कर लीजिए सेक्शन 153B, 295A एंड सेक्शन 505 अंडर आईपीसी। साथ ही में बात करें रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 की, तो उसमें सेक्शन 8 सब सेक्शन 1 एंड क्लॉज ए डिस्क्वालीफाई करता है एक इंसान को अगर उसे सजा सुना दी गई है सेक्शन 153A एंड 505 ऑफ द आईपीसी। सेक्शन 123(3)A कंसिडर्स प्रमोशन ऑफ एनमिटी और हेट्रेड। अगर आप एक सेक्शन के बीच में कोई भी हेट्रेड फैला रहे हैं, तो और आपका जो इलेक्शन कैंडिडेचर है उसको हम करप्ट प्रैक्टिस मानेंगे। सिर्फ आप फायदा लेना चाहते हैं कि मुझे इलेक्शन में फायदा मिले और एक सोसाइटी के बीच में मैं 2 धर्मों को लड़वा दूं ताकि मुझे इलेक्शन में वोट ज्यादा मिले, तो ये भी एक करप्ट प्रैक्टिस यहां पर माना जाएगा अंडर सेक्शन 123 सब क्लॉज 3A। सेक्शन 125 की बात करें, उसका यहां पर कहना है कि अगर आप
किसी भी धर्मों के बीच में लड़ाई करवाते हैं इलेक्शन के फायदे के लिए, तो उसे हम इलेक्टोरल ऑफेंस मानेंगे और उसके अंदर भी 3 साल की सजा और फाइन दोनों यहां पर हो सकते हैं। सेक्शन 125 सिंपली इसे एक इलेक्टोरल ऑफेंस यहां पर मानता है। साथ ही में सबसे इंपॉर्टेंट एक्ट की बात करें, आर्टिकल 19 क्लॉज 2 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जब हम आर्टिकल 19 की बात करते हैं तो सबसे पहला जो आपका सब क्लॉज ए की बात करते हैं तो उसमें आता है आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के को रेस्ट्रिक्ट करने के लिए उस पर कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन सरकार लगा सकती है टू इन द इंटरेस्ट ऑफ सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, देश की एकता को बनाए रखने के लिए, सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, एक राज्य की सुरक्षा के लिए, फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन स्टेट। मान लीजिए आपके किसी फॉरेन स्टेट से अच्छे रिश्ते हैं और आपके देश के ही कुछ ऐसे एलिमेंट, कोई ग्रुप उस देश को गाली दे रहे हैं या अलग अलग चीजें बोल रहे हैं, तो उस पर भी रेस्ट्रिक्शन यहाँ पर लगाए जा सकते हैं। पब्लिक ऑर्डर के लिए, डिसेंसी के लिए, मॉरलिटी के लिए, या इन रिलेशन टू द कंटेम्प्ट ऑफ कोड, डिफेमेशन और इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस। तो ये है बेसिकली आपका आर्टिकल 19 क्लॉज 2 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें सरकार को ये अधिकार मिलता है कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा कि वो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस इंपोज कर सके। क्लियर है बात? चलिए, साथ ही में बात करेंगे हम हमारे एमसीक्यू की। यहां पर हमारा करेक्ट आंसर बनता है ऑप्शन नंबर डी, ऑल आर करेक्ट। देखिए 153A हेट स्पीच से रिलेटेड डील करता है। सेक्शन 8 क्लॉज 1, सेक्शन 8 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए में किसी भी व्यक्ति को डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है अगर वो कन्विक्टेड है अंडर सेक्शन 153A एंड 505। ऑलराइट, तो यहां पर 153A दिया है तो भी ये भी सही स्टेटमेंट कहलाएगा। अगला है आर्टिकल 19(2) परमिट करता है इम्पोज रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस। तो हमारे तीनों स्टेटमेंट यहां पर सही बनते हैं। आशा करता हूं आप सभी लोगों ने सही जवाब दिया होगा। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, जय भारत।